वेलकम टू इनसाइड टॉक विद वेणुबालन। आज हम एक ऐसे चिकित्सक से मिलने वाले हैं जो भोपाल मध्य प्रदेश के हैं। इनके प्रकृति प्रेम और शुद्ध भोजन की तलाश ने इनको एक विशेष व्यक्तित्व प्रदान किया है, जो कि एक प्रेरणा स्रोत है आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए। इनकी एक गौशाला है, ये खेती करते हैं और भी विभिन्न आयाम हैं इनके जीवन में। आइए मिलते हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगता है अगर हम प्रकृति के करीब रहते हैं, और आपने एक ऐसा आयाम स्थापित किया है कि कैसे हम जो रोज़मर्रा की जो भीड़ भाग वाली जो जीवन है उसमें और प्रकृति को बैलेंस बनाए रखें। तो ये जो गौशाला है और ये जो प्रकृति के साथ आप रहते हैं, आप बढ़िया सब्जियां आपने उगाई हुई हैं, बहुत सारे गोकास्ट का कार्यक्रम है, तो ये कहाँ से ये प्रेरणा आई? कब आपके मस्तिष्क में ये विचार आया कि कुछ इस तरह का काम करना चाहिए? वेणु जी, ऐसा है कि ये आज की स्थिति नज़र आती है। थोड़ा सा मैं आज से 10-11 साल पुरानी एक स्थिति के बारे में बताता हूँ। मैं यूनिसेफ के लिए कार्यरत था, और यूनिसेफ का आपको पता ही है, न्यूट्रिशन का बहुत सारा कार्य है। और उस समय जब भी हमारे घर दूध आता था तो हमारे बच्चों को जो दूध पिलाते हैं, उस दूध में कभी बदबू आती थी, कभी उसमें पानी की मिलावट होती थी, कभी फट जाता था। और मेरे ख्याल से सभी घरों में ऐसा होता है, जिनके पास भी दूध ढबरे वाला आता है, कई बार थैली का दूध आता है। तो मेरा वाइफ दूध वाले को बोलती थी, कई बार तो मैं करवट लेकर सो जाता था कि ये तो उनका मैटर है। लेकिन कुछ 3-4 बार मुझको ये बड़ा महसूस हुआ कि मैं दुनिया भर को न्यूट्रिशन और एजुकेशन के करता हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में। और लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम अपने घर में ही शुद्ध दूध नहीं ले पा रहे हैं। इसका बैकग्राउंड ये था कि हमारे घर से हमारा पैतृक गांव केवल 12 किलोमीटर दूर है, तो हमारे पास ज़मीन था। और भी इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि जिस घर में गांव के घर में हमारे गाय भैंस होती थी, वहीं से दूध ये ऐसा आता था। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो आपका गांव है, जहाँ पे गाय भैंस है, वहाँ से भी अगर घर तक आपका दूध प्योर नहीं आ पा रहा है, शुद्ध नहीं आ पा रहा है, तो कैसे आम जनता को शुद्ध दूध मिल पाएगा? ये चिंता के कारण से फिर हमने 2 गाय लेके आए थे। ये 2011 की बात है। अच्छा। और वो 2 गाय लाए तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग था उनको मैनेज करना। उसमें मेरा काफ़ी समय जाता था। लेकिन वहाँ से फिर धीरे धीरे ये कहिए कि गायों ने ही मुझको सिखाया। गाय जब आई तो उनको कैसे लगना है, उनका क्या खाने का ध्यान रखना है, कैसे उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कैसे वो सब चीज़ें हम लोगों ने सीखते चले गए। मैं अकेला नहीं था, कुछ मेरे कार्यकर्ता भी थे साथ में। और फिर एक स्थिति आई कि मेरे पास 25 गाय हो गई। जब वो 25 गाय हो गई तो मेरे पास कोई समाधान नहीं था वापस गांव आने का। तो वो गाय कहा जाए तो मुझे अपने गांव वापस, अपने पैतृक गांव वापस यहाँ ले आई। और जब यहाँ आई तो मैं ये कहूँगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गायों के इर्द गिर्द हो रहा है। अगर गाय नहीं होती तो ये सब असंभव है। तो कहा जाए कि प्रकृति के आसपास, प्रकृति के मध्य में अगर है तो गाय है, और उसके इर्द गिर्द सब प्रकृति फलित होती है, और वहीं से शुद्धता आती है। अगर हमारे पास अब इसका दूसरा आप आयाम देखेंगे कि अगर हमारे दिन की शुरुआत ही अशुद्ध दूध से हो रही है, कई अनेकों परिवारों में दूध नहीं मिल पाता, तो उस दिन की शुरुआत ही अगर अशुद्ध दूध से हो रही है, तो ये नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है कि अनाज शुद्ध होगा, तेल शुद्ध होगा और सब्जियां शुद्ध होंगी, जबकि ये सब हमारी ज़रूरत है। फल शुद्ध होंगे। तो अगर गाय है तो दूध है, दूध है तो फिर बाकी सब चीज़ें हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसमें मेरा इच्छा ज़रूर रहा कि मैं ऐसा करके देखूँ। तो ये आज हमारे पास सभी फल
सब्जियां, हमारे पास एक घानी है, ऑयल एक्सपेलर है, तो गायों के लिए हमने खली शुद्ध किया तो उससे हमको तेल मिलने लगा शुद्ध। तो ये ईश्वर की कृपा बोल लीजिए, गायों की कृपा बोल लीजिए, या बस हमने एक प्रयास किया, वो करते गए, करते 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 आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे पास सभी चीज़ें जो हम खाते हैं या प्रयोग हमारे परिवार में करते हैं, ना केवल हम बल्कि जितने भी हमारे साथ लोग बाग जुड़े हैं उनके लिए भी एक आयाम खुला है कि वो उनको शुद्ध चीज़ मिल पाए। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, ये चूँकि जो आपने जो अभी विवरण बताया, ये एक प्रेरणा है दूसरों के लिए भी। जो कई लोग अपने आप को बेरोज़गार बताते हैं, कई लोग ये बताते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता है, तो ये उन हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। तो आज आप एक चिकित्सक हैं, आपका चिकित्सक होने का वो जो काम है आपका, आप मरीज़ों को भी देख रहे हैं, है ना? आपके केंद्र भी चल रहे हैं, और उसके अलावा आपने एक गौशाला चूँकि स्वयं के उपयोग के लिए आपने शुरू करी थी और आज वो इतना फल फूल रहा है, तो वो जो मोटिवेशन है उसको कैसे आप मतलब बनाते हो, कैसे करते हो वो मेहनत? मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा बात हो कि दूसरे व्यक्ति को भी इससे मोटिवेशन मिले कि वो जो आपने मेहनत करी है और जो आप बैलेंस बना के रखते हो अपने चिकित्सकीय कार्य का और गौशाला और खेती का, वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। विनु जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अस्वस्थ होते जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँगा, और उनके पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन उनके पास भोजन में लेने वाली चीज़ों के प्रति के लिए एसेस नहीं है। वो चाहे कितना भी पैसा खर्च करें। आज तो हम उस दौर में हैं जहाँ पे केवल हम मोबाइल उठाएंगे, बटन दबाएंगे तो कोई भी चीज़ हमारे घर ही आ जाती है। लेकिन जो घर में आने वाली चीज़ है उसकी क्या सुनिश्चितता है कि ये शुद्ध है? आप दाल मंगा सकते हैं, लेकिन दाल में केमिकल नहीं, कैसे सुनिश्चित करेंगे? आप दूध मंगा सकते हैं, आप दही मंगा सकते हैं। तो डिमांड इतना ज़्यादा है कि सप्लाई प्योरिटी को नहीं किया जा सकता। तो इसको तो खुद ही आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, और ये एक बढ़िया अच्छा तालमेल है। प्रकृति से दूर होके ये पूरा नहीं किया जा सकता, और हमारा जीवन प्रकृति के भीतर ही है, हम प्रकृति के अंदर ही हैं। प्रकृति से हम कहाँ दूर ले जा सकते हैं? तो ये इंडिविजुअल है कि व्यक्ति जब ये बात को समझेगा कि भाई मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ, मुझे कुछ समय प्रकृति के साथ देना चाहिए, और अगर प्रकृति, या तो मैं प्रकृति में रहूं, या प्रकृति तक पहुंचूं, या प्रकृति को अपने पास तक ले आऊं। ये तीनों आयाम हो सकते हैं। जैसे मैं जहाँ था, मुझे प्रकृति के पास आना पड़ता है। कुछ लोग अपने प्रकृति को घर में ही लगाने का कोशिश करते हैं, छत पे कुछ फल उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे, गमले लगाएंगे, लेकिन ये कोई कठिन कार्य नहीं है। जिनके पास संसाधन है वो लोग अपना खुद भी कर सकते हैं। बस ये एक भाव ज़रूरी है, ये एक दृढ़ संकल्प ज़रूरी है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो प्रकृति हमेशा साथ देती है आपके अच्छे कार्य करने के लिए, और प्रेरित करती है और मार्गदर्शन देती है। अब मुझे तो कोई भी इसका अनुभव नहीं था, ज़रूर मुझे पेड़ पौधों से लगाव था, लेकिन गायों के बारे में मुझे बिल्कुल भी ज़ीरो ज्ञान था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इच्छा रखा तो धीरे धीरे प्रकृति ने मुझको सिखाया। और प्रकृति, और आप सबका भी अनुभव होगा, जब भी हमने मन में कोई विचार लाए हैं, उसके पीछे हमने मेहनत की है, तो हमको सफलता मिली है। बिल्कुल। तो प्रेरणा प्रकृति देती है, और प्रेरणा ही नहीं, प्रेरणा प्रकृति साथ भी देती है, ऐसा मेरा पूरा मानना है। अच्छा, जैसे कि आपने शुरू किया, आज आपके पास 55 गाय हैं, मतलब 55 गाय हैं आपके पास। हाँ। और आपने अपने परिवार के लिए दूध प्राप्त करने की बात कही थी, और आज आप कई परिवारों को ये दूध उपलब्ध करा रहे हैं। तो कैसा लगता है कि एक परिवार से इतने परिवार जुड़ गए, और वो जो सामंजस्य है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत ही सुखद अनुभव है, क्योंकि ये अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक समय हम शुद्ध घी के लिए तरसते थे, शुद्ध दूध के लिए परेशान होते थे, जाते थे बाज़ार, शुद्ध सब्जी नहीं मिलती थी, और अनेकों अनेक चीज़ें जुड़ी हुई है। लेकिन आज इस एक छोटे से प्रयास से
लगभग लगभग हमारे पूरे गांव में अब कोई भैंस नहीं पालना चाहता है। सभी लोग 55 गाय तो हमारे पास है और हमारे गांव में लगभग 150 गाय हैं और गांव में सब लोगों के अंदर ये चेतना है कि गाय ही बेटर है और सब लोग इस चीज़ से एक्सपोज हो गए हैं कि भाई हमको ऑर्गेनिक करना चाहिए। और जितने परिवार जुड़े हुए हैं वो एक इस माध्यम से जुड़े, लेकिन एक परिवार जैसे हो गए, वो कुछ बात पूछते रहते हैं। कितने परिवार हैं डॉक्टर साहब इसमें? लगभग 150 परिवार हैं। अच्छा। जो इस हमारे गांव से जुड़ गए हैं। तो अभी तो हम ये कहते हैं कि हमसे नहीं जुड़े, हमारे गांव से जुड़ गए हैं। तो और ये इस गांव की बहुत सारी चीज़ें उनके द्वार तक पहुंचती हैं शुद्ध। तो ये एक बड़ा सुखद अनुभव है। एक मेरे मित्र हैं जो हर संडे को घी बनाते हैं घर पे। अच्छा। जो और उनने भी दी हुई उनकी गाय कुछ गौशाला में है, तो उनकी गाय का ही दूध उनके घर पहुंचता है और वो हर सप्ताह घी बनाते हैं। गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर हैं और फिर मुझे फ़ोटो भेजते हैं और हम लोग का ऐसा तालमेल चलता रहता है। तो ये बड़ा सुखद है कि फिर अभी होली आ रही है तो कुछ लोग मावा बना रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ आप खरीदो मत, आप खुद बनाओ, खुद बना के देखो। ये सब चीज़ मैंने खुद लर्न किया है। तो ये सुखद है। अपने बच्चों को हम आने वाली पीढ़ी में कैसे ये सब दे पाते हैं और फिर वो उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये एक छोटा सा प्रयास है। आगे ईश्वर का फिर जैसा रहेगा वैसा चलेगा, लेकिन एक इस दिशा में हमको तो कार्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने समय का इतना भरपूर बैलेंस बनाया हुआ होगा कि आप गौशाला भी देख पा रहे हैं, पूरा खेती बाड़ी भी आप मैनेज कर रहे हैं और प्लस आप जो अपना क्लिनिक है उसको भी बेहतर रूप से चला पा रहे होंगे। तो ये तो जो एक बैलेंस है ये धीरे धीरे बन गया, क्योंकि इस काम के लिए ज़रूरत था मेरे समय का। इस काम में पैसे का भी बहुत लगता है और फिर इस सब के लिए मुझको कुछ करना भी था। तो एक तरफ तो मेरा प्रोफेशन है, उसके साथ जो पढ़ाई लिखाई किया वो भी ना छूट जाए और ये भी ना छूटे, इन दोनों को एक बैलेंस करना। तो मैं अपना लगभग इसको टाइम को मैनेज करता हूँ। मेरा दिन लगभग 5 बजे के करीब शुरू होता है और फिर मुझको अपना क्लिनिकल वर्क की प्रैक्टिस और ये सब जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के लिए मुझको 9 बजे करीब निकलना रहता है। तो कुछ स्वास्थ्य के लिए, कुछ अपना इस कार्य के लिए, कुछ इस काम के विस्तार के लिए और बाकी इसके साथ साथ, तो ऐसा मैं बैलेंस बना के रखता हूँ। और अभी ये एक रूटीन बन गया है, इसके लिए करना। पहले तो मैं करता था, अब ये करने की ज़रूरत नहीं, अब ये उस रूटीन का हिस्सा हो गया। तो मुझे एक जैसे बोलते हैं कुछ अतिरिक्त करना नहीं होता, ये एक रोटेशन में ऐसा आ गया है। बहुत बढ़िया। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप अकेले इस पूरे कार्यक्रम को नहीं संभाल पाते, क्योंकि आपके साथी वगैरह भी हैं। मैं देख रहा हूँ विजय जी भी हैं और लक्ष्मी भी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी भी लोग हैं। तो 24 घंटे का क्या व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है इसमें? इसमें देखिए क्या होता है, प्रकृति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। आज गर्मी पड़ने लगा है और बारिश में कुछ अलग रूटीन बन जाता है, लेकिन मुख्यतः तो इसमें रूटीन मिल्क कलेक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है, जो कि सुबह शाम पे ज़्यादा फोकस है, जल्दी सवेरे। तो डॉक्टर साहब, ये जो सप्लाई चेन का जो है वो कैसे मैनेज करते हैं? वो थोड़ा सा इसमें हमने है वो जानने की। हाँ, इसमें क्या करा है कि इसमें हमने बहुत सारे गांव के बच्चों को ही इन्वॉल्व किया है। अच्छा। तो गांव के जो बच्चे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड थे, उनको एक तरफ उनके माँ बाप गायों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उन्हीं के बच्चे एंगेज हो गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के काम में। तो एक परिवार में एक ही संसाधन से उनको दो लोग हो जाते हैं। माँ बाप को गाय के दूध का बेचने से फ़ायदा होता है और घर वालों उसके लड़के को डिस्ट्रीब्यूट करने से फ़ायदा होता है। कुछ तो हमारे गांव में ये भी अभी देख रहे हैं हम कि वो खुद ही अपना, उनके अंदर एक स्किल डेवलप हो गया, वो खुद ही उन्होंने कांच का बॉटल में पैकिंग करना शुरू किया है, अपने खुद के क्लाइंट्स विकसित किए हैं
और वो उन तक अपना दूध पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा एक अच्छा है कि घर घर में ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है कि हम भी ऐसा कर सकते। मतलब ये तो बहुत खुशी की बात है, जो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने प्रेरणा प्राप्त की और आपसे अब कई लोग प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं, और आप प्रसन्न भी हैं इस बात हाँ, को, वो मैं बहुत देख पा रहा हूँ हाँ। कि आप प्रसन्न भी हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बात और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी लोगों को या हमारे जो साथी जो भी सुन रहे हैं, उनको क्या आप एक प्रेरणा स्रोत या क्या आप मोटिवेशन की एक बात कहना चाहेंगे कि जीवन को जो कठिन बनाए हुए रहते हैं लोग, तो कितना सरल है मूल रूप से जीवन? जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ है, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन प्रकृति के साथ हो जाने से वेणु जी, मुझको ऐसा लगता है कि अगर प्रकृति आपके साथ हो जाती है तो ये बड़ा ही सुंदर हो जाता है, ये संघर्ष भी बड़ा सुंदर हो जाता है। और जिस प्रकार से एक माँ के पास रह के आप अपने जीवन को हल्का रखते हैं, माँ है तो आपको पूरा चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो आपका ध्यान रखती है। अब जैसे आप आज आए हैं यहाँ पे, तो आज यहाँ से जब जाएंगे तो मैं आपको कुछ दे पाऊँगा, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये तो यहाँ की स्थिति है जो कि आप यहाँ से लेके जाएंगे। ऐसे मैं भी आता हूँ आपकी तरह, तो मैं भी आता हूँ तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझको मिलता है यहाँ से। सीज़न में कभी जो सीजनल होता है, जैसे अभी आप आए, आपके बच्चों ने बेर खाए, ये एक रेयर फिनोमेना हो गया। ये आज से 2 पीढ़ी पहले आम बात थी, लेकिन आजकल के बच्चों को लिए नहीं है। बिल्कुल फिर सही। उन अमरूद मिल गया, बिल्कुल सही। है ना। अब ये अमरूद 5 दिन पुराना ठेले पे बिकता है, वो हम खरीद लेते हैं। एक बस मुझको ये लगता है कि पैसा ही केवल एक आयाम नहीं है हमारे जीवन का। हमारे जीवन में प्रकृति एक बहुत बड़ा वरदान है जो हमको मिली हुई है, और वो भी एक तरह का पैसे जैसे ही वरदान है, और उससे कहीं बड़ा वरदान है। और अगर उसके साथ आप रहते हैं तो बहुत सारी, जैसे सोच ये होता है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन आप ये कोविड में भी आपने देखा कि कोविड ने बहुत सारी लोगों को प्रकृति के नज़दीक लेके आया कोविड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बहुत सारों का पैसा किसी काम भी नहीं आया, ये भी आपने देखा। जब ये कोविड हुआ तो वो इम्यूनिटी कम होने के कारण से कॉम्प्लेक्सिटी, उनके साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हुई, धंधे बंद हो गए, बहुत सारी चीज़ हुआ। तो लेकिन जो लोग प्रकृति के नज़दीक रहे उनमें ये वायरस का संक्रमण कम आया, ये भी देखा गया। तो प्रकृति खुद अपने आप में पैसे के समान ही एक वरदान है, और बल्कि कहा जाए तो कहीं बड़ा वरदान है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, अगर प्रकृति नहीं है तो बहुत बड़ी कमी जीवन में है। और अगर आपके पास प्रकृति साथ में है और पैसा भी है तो एक बहुत बड़ी कृपा भी है। बहुत अच्छा तो बैलेंस है। तो किस प्रकार से आपके गांव, आपका धरती शहर के लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद बन जाए, ऐसा कुछ हमने प्रयास किया, गांव को शहर से जोड़ने का कोशिश किया है। तो अभी हम ये कहते हैं कि गुडनेस ऑफ माय विलेज एट योर डोर, है ना। हमने ये कनेक्ट किया है कि हमारे गांव की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे, और वो शुद्धता के साथ पहुंचाएंगे। और शुद्धता ऐसी वेणु जी चीज़ है कि वो व्यक्ति को समझ में आ जाती है। यानी जिनके पास हम अपना कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, वो उनको तुरंत रियलाइज़ होता है और तुरंत उनका रिप्लाई आता है कि ऐसा तो हमने कभी मिला ही नहीं हमको। बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फीडबैक होता है, और हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, और हमको लगता है कि हमारा परिवार एक विस्तार पाया है। और यही शायद आज की ज़रूरत है, गाँव को शहर तक पहुंचना चाहिए, या बोला जाए तो शहर को गांव तक पहुंचना चाहिए। हाँ, तो ये दोनों में परस्पर तालमेल हमारे जीवन में आज की ज़रूरत है। सरकारें भी इसकी कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रयत्न सरकार के नहीं होगा। इंडिविजुअल जो लोग समाज व्यक्तिगत में, तौर पे हाँ, आगे आना पड़ेगा तभी होगा। किसानों से के साथ जो लोग दूसरे प्रोफेशन में, उनको भी ये करना चाहिए। अपनी ज़मीनें बेच के इन्वेस्टमेंट के तरह ही देखना ठीक नहीं है। बहुत सही। डॉक्टर साहब, एक कोई संदेश जो युवा पीढ़ी के लिए या आने वाले पीढ़ी के लिए, एक सटीक संदेश एक लाइन में अगर आप देना चाहेंगे तो क्या होगा?
मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आप लोगों को आज प्रकृति से मिल रही है, अगर हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे और उसमें माध्यम नहीं बनेंगे, तो आने वाली आपकी पीढ़ी में या हमारी पीढ़ी में क्या ये मिल पाएगी? ये बड़ा लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा अपने आप ही। ये तो उसमें हमें योगदान देना पड़ेगा और उसमें हमको अपना सहयोग देके और ऐसा करने का में अपना योगदान देते हुए ऐसा करना पड़ेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग अपना थोड़ा समय उन चीज़ों के लिए निकालें, पैसे कमाएं, खूब कमाएं पैसे, लेकिन उसके साथ साथ खुद कुछ उगाएं, प्रोडक्टिव बने और खुद उगा के खुद ज़मीन से निकाल के और उसको उसका आनंद भी लें। थोड़ा प्रकृति के साथ रहें, गायों के साथ रहें, मोरों के साथ रहें, फूल पौधों के साथ रहें, और जब आप ऐसा करेंगे तो उसका आनंद भी बहुत है और ऐसा प्रयत्न करने में प्रकृति हमेशा साथ देती है। तो ऐसा करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि गायों के साथ साथ आपके यहाँ एक घोड़ा भी है और कुछ कुत्ते भी रखे हुए हैं। तो और हमने एक और चीज़ देखी कि गौ काष्ठ भी आप यहाँ पे बन रहा है और तेल निकालने की एक मशीन भी हमने देखी है। तो ये क्या क्या तालमेल है? मतलब ये तो केवल ये है कि ऐसा सोच के नहीं किया है, ये तो होता गया है। यानी कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं है। ये कि कुछ चीज़ सामने, जैसे सोलर पंप है, अभी ये हमारा पूरा जो ये जगह है इस पे सोलर पंप से ही चलता है, ये पूरा कोई बिजली का प्रयोग नहीं करते। अच्छा, वाह। तो ये हमने किया, करके देखा, बहुत नेगेटिव फीडबैक्स भी मिले, लोगों ने कहा ये तो वर्क नहीं करता ये, लेकिन हमने जब करा तो पाया कि ये तो बहुत अच्छा काम करता है। एक तो बचत होती है उसका, 24 हमेशा, अब आसपास कहीं पे भी लाइट चली जाती है लेकिन हमारे पास पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये केवल कुछ सामने चैलेंज आया, चैलेंज आने के बाद हमने उसका रास्ता खोजा और जब तक करते जब तक हमको समाधान नहीं मिला। यही एक तरीका हमने अपनाया है, कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं है। अच्छा, तो ये जो तेल निकालने का जो कार्यक्रम है, तो वो क्या है बेसिकली? वो ऐसा है कि जब हमने गाय को ले आए तो गाय लाने के बाद हमने देखा कि उनका भोजन भी अशुद्ध है। मार्केट में जो भी भोजन मिलता है वो अशुद्ध है। उसमें खली होता है, उसको ऑयल केक्स कहते हैं। खली बहुत पौष्टिक आहार है गायों के लिए। तो वो जब हमने बाज़ार में लिया तो उसमें रेत निकला। जब रेत निकला तो हम घबरा गए। हमने कहा भाई ये तो कैसे, इनके तो स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लोग बाग उसमें रेत मिला देते हैं बाहर लाने के लिए, और गाय बोल नहीं पाती कि ये हमको दांत में लग रहा है। हम लोग को तो बोल देंगे भाई, रात वो तो बोल नहीं सकती है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक मशीन ऐसी ली जाए जिससे कि हम खली ही बना लें। तो वो भी हमको मिल गई। वो जब मिल गई तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमने गायों को शुद्ध खली बनाने का सोचा तो हमको तेल शुद्ध मिल गया। ये एक अच्छी चीज़ हो गया। फिर हमने उसको फ्री कर दिया कि लोग बाग अपना दाना ला सकते हैं, यहाँ पे तेल निकलवा सकते हैं। और मतलब मैं अगर कुछ अनाज जिसका तेल निकलता हो अगर मैं आपके पास लेकर आऊँ तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे जो उसको लड़का देखते हैं वो उसका तेल निकाल के आपको तेल दे देंगे और वो उसी का खली गायों के प्रयोग में जाएगा। तो दोनों तरफ शुद्ध चीज़ मिल गया, गाय को शुद्ध मिल गया खली और आपको शुद्ध तेल मिल गया। तो तेल भी आज के समय में शुद्ध नहीं मिलता है। तो ये एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया, एक ये बड़ा सुंदर एक स्थिति ने। तो ये घूम फिर के यही बात सामने आती है, लर्न जो हमने किया कि गायों के इर्द गिर्द शुद्धता है। और इसीलिए हमारे वेदों में और इसमें बहुत गायों का शास्त्रों में इसका बखान है कि महिमा है। तो ये चीज़ हम कान से सुनते आए हैं लेकिन अनुभव में नहीं आए, लेकिन यहाँ पे जब हमने ये किया तो ये सब चीज़ अनुभव में आया हमारे। और आज इसी प्रोसेस से बहुत सारे गांव के बच्चे एम्प्लॉय हो गए हैं। तो ये भी कि उनको शहर नहीं जाना पड़ रहा। तो न केवल गायों से हमको खुशी शुद्ध मिलती है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अपनी ही एक इकोनॉमी है जिससे कि गांव बहुत मजबूत बन जाते थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेषित करना चाहता हूँ, क्योंकि व्यस्ततम आपका बहुत समय है, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने ये समय निकाला इस डिस्कशन के लिए। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो डिस्कशन है, इससे दूसरे जो हमारी युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो प्रेरणा पाए और किस तरह प्रकृति को और हमारे आज की उलझन भरी जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, उसको कैसा तालमेल बिठाना है, ये आप से हमारी बातचीत हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद वेनु वेनु जी।